जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एक एक करके देखना, इसमें से एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है पेपर में, तो आप इसे ज़रूर देखना। हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झा एग्जाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखें, यदि पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कहता है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसे याद रखना दोस्तों, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को का नारा दिया है मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे इसका आंसर होगा। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त हमारा क्या होगा? सही आंसर है, तो इसको आप जरूर याद रखना। अगला है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा का जो खात्मा किया गया, खत्म किया गया, उन्मूलन किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। तो याद रखना, सती प्रथा में किससे जुड़ा हुआ है? राजा राम मोहन राय से। तो हमारा आंसर राजा राम मोहन राय। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। याद रखना। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये किसका है? ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी का ये के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये ऑटोबायोग्राफी। खुद उन्होंने अपनी जीवनी लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये पुरस्कार लिखा हुआ है, पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक, सर्वोच्च वीरता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका क्या नाम है? तो परमवीर चक्र। याद रखना, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। याद रखना, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। याद रखना, भारत का शेक्सपियर कालिदास। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। याद रखना दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम, दुनिया का प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। ये रूस के थे। तो याद रखना, प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह, गौर से देखना यहाँ पर, प्रथम भारतीय उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? तो ये आर्यभट्ट, सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, 1975 में इसे छोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखोगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। याद रखना, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध, याद रखना, यहाँ पर लंबा बांध पूछा गया तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का खेल
फुटबॉल से है। याद रखना, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से संबंधित है। संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। इस अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22 भाषा को। याद रखना, 22 भाषा हमारा आंसर होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन में की मुद्रा का क्या नाम है? तो युआन। याद रखोगे, चीन की मुद्रा का नाम है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक पूछा गया है यहाँ पर। रेड क्रॉस के संस्थापक तो हेनरी डुनान्ट। याद रखोगे, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं हम? तो याद रखना दोस्तों, सरोजनी नायडू। ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र ये किताबों के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य क्या है? जिसका दूसरा नाम कौटिल्य है। ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर चाणक्य या कौटिल्य। इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है। याद रखोगे, विष्णुगुप्त। अगला है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक के बारे में पूछा गया है। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। याद रखना, भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU के नाम से जानते हैं आजकल, तो इनके लेखक कौन, संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। याद रखना, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय, सार्क जिसको कहते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। याद रखना, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, GT रोड जिसको कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक GT रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो याद रखना, शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से पूछा जा रहा है आपको। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो बेरी बेरी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? गौर करना, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। याद रखना, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में होता है। दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता। याद रखना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। याद रखना, विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। तो ये आंसर हमारा विटामिन के हो जाएगा। फिर कहता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। फिर पूछा गया है अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। फिर यहाँ पर कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी। याद रखना, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट रहता है विटामिन B12 में। याद रखना, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखना, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है?
प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, लाल, हरा और नीला को, लाल, हरा, नीला ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। प्राइमरी कलर्स। अगला क्वेश्चन है, टाका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का, टीन और सीसा दोनों के मिश्रण से कौन सा धातु बनाया जाता है? शोल्डर या फिर टाका धातु। तो याद रखना, शोल्डर धातु को प्राप्त करने के लिए हमें टीन और सीसा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख। याद रखना, ग्लूकोमा आँख से जुड़ी हुई बीमारी है, ग्लूकोमा आँख को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का ये किताब है, बहुत फेमस किताब, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित ये पुस्तक है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखना, लेक्टोमीटर। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध और पानी की मात्रा हम सही नाप लेते हैं। तो डी आंसर, लेक्टोमीटर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। याद रखना, विटामिन B3 पेलेग्रा रोग इसकी कमी से होता है। इसको नियासिन भी कहते हैं, केमिकल नाम इसका नियासिन। याद रखना, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछली के तेल में, लीवर कॉर्ड में कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन डी, मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। मनुष्य के, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोलें 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? याद रखना, विश्व की पूछा गया है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। याद रखना, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा हमारा आंसर यहाँ पर होगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। लोथल में बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर जिसमें बंदरगाह था, ये पूछा जाए तो हमें क्या आंसर लगाना है? लोथल। तो लोथल हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये पठार के बारे में पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, दोनों एक ही है। पामीर के पठार को तिब्बत का पठार भी कहते हैं। तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। याद रखना दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। तो हाइड्रोजन हमारा आंसर होगा। एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? याद रखना, तो 746 वाट। याद रखना, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखना 746 वाट के। अगला है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच, परावर्तक सतह यहाँ पे लिखना, परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए कितना? प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें कितना होना चाहिए? श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर का। तो याद रखना, श्रोता से परावर्तक सतह के बीच की दूरी, यहाँ पर यदि कोई श्रोता हो, यहाँ पर कोई पहाड़, ये परावर्तक सतह, इसके बीच की दूरी हमेशा 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए। तभी हम यहाँ पर क्या सुनेंगे? रिफ्लेक्टेड साउंड सुनेंगे हम, इससे टकरा करके वापस आएगा। तो हमें रिफ्लेक्टेड साउंड सुनने के लिए हमें कितना मीटर की दूरी होना चाहिए? 17 मीटर का। ये याद रखना दोस्तों, परावर्तक और श्रोता के बीच में 17 मीटर का दूरी हो तभी हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। याद रखना, अवतल दर्पण का
कनकेव मिरर लिख लें, कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? पानी के बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पानी के बूंद के गोल होने के क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। याद रखना, पानी के बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? सरफेस टेंशन। अगला है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन या रेयॉन। तो आप यहाँ पर रेयॉन बता सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोयला का भी यूज हुआ है। तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रेशा, यदि प्राकृतिक रेशा बोल दें, मानव निर्मित प्रथम प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा कर लें, कृत्रिम रेशा, तब हमें नायलॉन लगाना है, और प्रथम रेशा कहेगा तो रेयॉन करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर नायलॉन भी, रेयॉन भी। जब यहाँ पर कृत्रिम शब्द का प्रयोग करेगा तो यहाँ पर हम नायलॉन दे देंगे, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेयॉन। अगला है हेमोपैथ का संस्थापक कौन था? हेमोपैथ का संस्थापक हनीमैन। याद रखना, होम्योपैथ के संस्थापक कौन है? हनीमैन। ये जर्मनी के थे, जर्मनी के हनीमैन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर 25 वर्ष होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, यानी सांसद बनने के लिए हमें कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष का। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था, सम्राट अशोक। तो याद रखना, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। तो अशोक हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा पूछा गया है। मैकमोहन रेखा, तो भारत चीन के बीच का जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत चीन। याद रखना, भारत चीन यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी चित्रकला शैली, याद रखना, तो मधुबनी चित्रकला शैली बिहार की है। तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का। इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, मिथिला पेंटिंग। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण का गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। याद रखना, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना हुआ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आप दे देंगे यहाँ पर, या फिर गंगा का लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र ना हो तो गंगा भी दे सकते हैं आप। तो गंगा पर में सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। याद रखना, ये लोक नृत्य है यक्षगान कर्नाटक का, कर्नाटक से जुड़ा हुआ है यक्षगान। यक्षगान के बारे में पूछा जाएगा ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का। तो हमारा आंसर यहाँ पर कर्नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम ये जो नृत्य शैली है, लोक नृत्य, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ जम्मू कश्मीर लिख लेना। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1955 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1955 में। मिड डे मील योजना 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया?
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आंसर हमारा क्या है? दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर दामोदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो याद रखना सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसके आंसर सुरक्षा परिषद। अगला है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक यहाँ पर हम बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। याद रखना दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। याद रखना सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। याद रखना भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगला है फिर, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। याद रखना प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। याद रखना दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? याद रखना लॉर्ड बेलेजली, सहायक संधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो सहायक संधि सबसे पहले किस राज्य के साथ हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम के साथ। याद रखना लॉर्ड बेलेजली के समय में सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। भगत सिंह का नाम उपनाम शहीद ए आजम, इनकी उपाधि मिली थी। तो हमारा आंसर शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद सिंह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। याद रखना धरती के तल का लगभग कितने परसेंट पानी है? 71%। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। तो याद रखना दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो बटुकेश्वर दत्त। ये उन्हीं के साथ थे। ये दोनों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो याद रखना दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। तो 1940 हमारे यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में।
कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। ध्यान रखना दोस्तों, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? सिलेंडर से यदि गैस लीक हो उसे पता करने के लिए कुछ गंध मिलाए जाते हैं, उसका क्या नाम है? तो याद रखना इथाइल मार्केप्टन। मार्केप्टन नाम का गैस उसमें मिलाया जाता है, इथाइल मार्केप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो याद रखना 500 सेकेंड। 500 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? याद रखना 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण। तो पोखरण राजस्थान में 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। याद रखना मोनेजाइट बालू में थोरियम। अगला है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो स्पुतनिक 1। याद रखना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति टेम्पोररी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना रैम को। रैम ये टेम्पोररी है, मेमोरी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये टेम्पोररी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसका क्या नाम है? डायनमो। याद रखना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में हमारे भूपटपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। तो आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर हम क्या मापते हैं? तो याद रखना दोस्तों भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल में मापते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नए वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। हमने इस वन लाइनर जीके का एक श्रृंखला शुरू किया है जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक एक करके जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।